फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोलंबो में, श्रीलंका में वहाँ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की हत्या के बारे में बताऊंगा। श्रीलंका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे और उसमें श्री दिसानायके जी कैंडिडेट थे। उस वक्त श्रीलंका टेररिज्म से ग्रसित था और काफ़ी टेररिज्म के घटनाएं हुआ करती थीं। ऐसे विकट समय में दिसानायके जी वहाँ एक सब्जी मंडी थी, 3 मंजिला। उसके पास एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में भाषण देने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण वह करीब 4 घंटे के आसपास लेट हो गए। पब्लिक की उनमें काफ़ी आस्था थी, इसलिए इस लेट को भी उन्होंने स्वीकार किया और वहाँ पे इतने लंबे समय तक वो उनका इंतज़ार करते रहे। फोटोग्राफर्स वहाँ पे और पत्रकार भी वहाँ पे थे। वो भी उसी मौके पर वहाँ पे उनके आने का इंतज़ार करते रहे। जब उनका पहला शेड्यूल टाइम था और संभावना थी कि वो समय पर ही वहाँ पे आकर के भाषण देंगे, तो एक पत्रकार ने जो भीड़ थी उसका फ़ोटो ले लिया और जब वो बाद में आए तब भी उनके आने से पहले और आने के बाद उन्होंने एक फ़ोटो लिया। वो स्टेज पे आए, पत्रकार भी स्टेज पर ही थे कि वो अपना भाषण शुरू कर ही रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें दिसानायके जी और काफ़ी लोगों की काफ़ी संख्या में मृत्यु हो गई। वह पत्रकार जिसने ये फोटोग्राफ्स लिए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई ब्लास्ट के कारण, बम ब्लास्ट के कारण। लेकिन उनका कैमरा बचा रहा, जिससे बाद में ये फोटोग्राफ रिट्रीव किए गए। इसमें काफ़ी लोगों को, जो मृत व्यक्ति थे, उन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया और उन सभी के पोस्टमार्टम किए गए।
पोस्टमार्टम काफ़ी मेटिकुलसली किए गए थे, अच्छे ढंग से किए गए थे, और उन पे सभी फाइंडिंग्स जो थी उनको नोट किया गया था और वो रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे। श्रीलंका गवर्नमेंट ने भारत की सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत सरकार एक टीम भेजे, और उस टीम में भारत सरकार ने 3 लोगों को नियुक्त किया। एक आईपीएस अधिकारी सालिम अली के सुपरविजन में, उसमें सलीम अली, मैं और वीएन सहगल, जो उस वक्त डायरेक्टर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थे, उनको नियुक्त किया गया। हम तीनों तुरंत दिल्ली से चेन्नई रवाना हुए। चेन्नई में एक मीटिंग वहीं एयरपोर्ट पे अरेंज की गई थी, जिसमें राजीव गांधी की हत्या तब हुई थी कुछ समय पहले, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, और कुछ अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोगों से डिस्कस करना चाहते थे। इसलिए वही एयरपोर्ट पर जो आगंतुक लोगों के लिए बैठने का स्थान होता है, वहीं पे ये मीटिंग अरेंज की गई। करीब 1.5-2 घंटे तक हमसे डिस्कशन हुआ। मैंने और वीएन सहगल ने दोनों अपने सुझाव और अपने ओपिनियन जो राजीव गांधी में मृतक थे उनके पर दिया, और क्योंकि ये भी सुसाइड बम था, ह्यूमन बम था, सुसाइड ह्यूमन बम, और उससे हमने कुछ लीड भी ली कि कोलंबो में क्या मिलने वाला है या श्रीलंका में हमें क्या मिलने वाला है। इस डिस्कशन के बाद में हम लोगों ने जो कोलंबो की फ्लाइट थी उसको लिया और कोलंबो पहुंच गए। वहाँ पे एक समुद्र किनारे होटल था, उसमें हमारी व्यवस्था की गई थी रहने की, लेकिन हम लोग अपना सामान रख करके तुरंत वहीं मौके पर चले गए। मौके पर जाने के बाद वहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या संभावनाएं थी, सबको वहाँ डिस्कस किया, तो पता चला कि जब विस्फोट हुआ तो जिस जगह से विस्फोट होने की संभावना थी वहाँ पे सिर्फ एक हाथ और साथ में उसके एक ट्रिगर जो ऑन ऑफ करने का होता है, यानी कि ब्लास्ट करने के लिए,
एक ट्रिगर जो है पॉइंट, वो मेरा हाथ के साथ। बाकी सारी बॉडी क्षत विक्षत हो गई थी, कुछ टुकड़े इधर उधर फैले थे, और सिर जो है वो नहीं मिला। तो उसके लिए जो ये फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ मंगवाई गई, और उस जो वहाँ पे वो जो सब्जी मंडी थी उसके छत पे जाकर के जब देखा गया तो उस पे उनका सर मिला। अब ये दो बातों को इंडिकेट करता था कि ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल था, और जितने नंबर लोग मरे थे करीबन 50-60 के आसपास, और स्टेज पे मरे थे कुछ लोग, इन नंबर्स को देखते हुए और तीसरी मंजिल तक उनके सिर को जाने को देखते हुए लगता था कि ब्लास्ट बहुत पावरफुल था। हाथ में प्लग इसलिए रहा कि कैडावरिक स्पाज्म के कारण वो वही पकड़ में रह गया होगा। उसका फेस विजिबल था, और वो कोलंबो की मॉर्चरी में जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर की कस्टडी में रखा हुआ था। हमने तुरंत उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर के से मीटिंग करवाई जाए और उन लोगों से बात करवाई जाए जिन्होंने सारे पोस्टमार्टम किए हैं। हम सबकी मीटिंग हुई। अब उसमें दो प्रश्न थे जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते थे। एक पॉइंट ऑफ ब्लास्ट, कहाँ से ब्लास्ट हुआ, किस सीक्वेंस में लोग खड़े थे, और आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स को सभी को असेंबल किया गया। उन सब पे क्लासिकल ब्लास्ट की जो एविडेंस रहती है, ब्लैकनिंग, टैटूइंग और बर्न, वो सभी उपस्थित थे, वो थीं डिफरेंट इंटेंसिटी में। कोई एक जैसी ब्लैकनिंग या टैटूइंग नहीं थी, उसकी इंटेंसिटी हर बॉडी पे अलग अलग थी, जो वेल रिकॉर्डेड थी। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स, जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर्स थे, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और लोग थे, उन सब के सहयोग से, उन सब के साथ मिल कर के हमने उनको एक क्लासिफिकेशन करके द एक्सटेंट ऑफ टैटूइंग, बर्निंग, ब्लैकनिंग, जो भी ब्लास्ट के इफ़ेक्ट होते हैं, उनको उन फोटोग्राफ में, जो 2 फोटोग्राफ हमें अवेलेबल थे, एक उनके 4 घंटे आने से पहले और दूसरा दिशानिर्देश जी के आने के तुरंत बाद जो फोटो लिया गया था, वो फोटोग्राफों को डेवलप किया गया, उनको बड़ा किया गया, और उन सब लोगों की उस भीड़ में पहचान की गई जो मृत थे।
उसमें वो लेडी भी जिसने ब्लास्ट किया था, जैसे मैंने कहा इतना पावरफुल ब्लास्ट था, तो हम लोगों ने कहा कि ये वेस्ट से लेके और चेस्ट तक पूरा एक ही बॉम्ब था, ह्यूमन बॉम्ब था। अक्सर कमर पे बांध लेते हैं, पेट पे बांधते हैं, लेकिन यह एक जैकेट नुमा, एक जैकेट जो चेस्ट को कवर करती हुई, एब्डोमेन को कवर करते हुए पेल्विस तक फैली है और उसमें इतना आरडीएक्स भरा हुआ है, और उसका जो ट्रिगर है, डेटोनेशन जो है, वह हाथ के आसपास व्यक्ति खड़ा हो तो जहाँ उसके कमर पे हाथ जाते हैं उसके आसपास ट्रिगर उस व्यक्ति ने, औरत या आदमी ने रखा गया था, क्योंकि पेल्विक बोन की कोई भी हड्डी वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई थी। तो यानी कि ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल, जो इतने लोगों को जिसने मारा। एक बैटरी भी मिली थी, बैटरी ऑपरेटेड था ब्लास्ट के लिए, शुरू करने के लिए, डेटोनेट करने के लिए बैटरी भी थी, वो भी वहीं पड़ी थी। इसके उपरांत उन सब फोटोज को आइडेंटिफाई किया गया और इंटेंसिटी के हिसाब से जो चेंजेस ब्लास्ट के इफेक्ट बॉडी पे थे, उसके हिसाब से उनको अरेंज किया गया और उसके उपरांत उन सबको एक ट्रांसपेरेंसी पे ट्रांसफ़र करके सुपर इम्पोज किया गया और ये देखा गया कि क्या ब्लास्ट पॉइंट कहाँ बनता है। क्योंकि जैसे पहले सर्किल पे लोग होंगे, मान लीजिए डिकीज्ड पर्सन, जो बॉम्ब ह्यूमन बॉम्ब था वो पॉइंट ए पे खड़ा है, उसके चारों तरफ लोग हैं, उसका सेकंड सर्किल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो ऐसे आप सर्किल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे सर्किल? इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट इफेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट में ये जो आपके पाउडर ट्रेवल करता है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, फ्लेम पर्टिकुलर डिस्टेंस तक करेगी, फ्लेम जो है वो बर्न करेगी, हॉट गैसेस फ्लेम चलेंगी, वो सिंजिंग ऑफ द हेयर्स एक्सेट्रा करेंगी। फिर आपका कार्बन पार्टिकल जाएगा, वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा। फिर आपका पाउडर जो टैटूइंग करता है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो उसके अंदर पैक्ड मटेरियल है मारने के लिए, उसके अलावा जो उसमें मिसाइल्स हैं, जो शार्पनल हैं, या जो कुछ भी उसमें डाला गया है जो जाके जाएगा ब्लास्ट के साथ में और लोगों को मारेगा, उनको इंजरी प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा जो है जो अनबर्नड पाउडर है वो भी जाएगा, तो वो भी फोर्स के साथ में बॉडी में या कपड़ों पे डिपॉजिट होगा या पेनिट्रेट करेगा उनको और वो टैटूइंग करेगा। तो इन सब की इंटेंसिटी को देखते हुए, और हमारे साथ एक विजय कुमार जी नाम के आर्मी के, इंडियन आर्मी के, मैं भूल गया ये बताना उनका नाम, इंडियन आर्मी के ब्लास्ट ऑफिसर, जो ऑर्डिनेंस और उसके बाद में जो फाइटिंग के टाइम में एम्यूनेशन यूज़ किया जाता है, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट थे। तो उनको भी इन सब चीज़ों में डायरेक्शन ऑफ ब्लास्ट, डिटोनेशन कैसे होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे करेगा, उनको इस बात की काफ़ी नॉलेज थी और एक्सपीरियंस भी था बीइंग इन आर्मी। तो उनकी मदद से, और हम अपने
हिसाब से हमने उसको ड्रॉ किया, लाइन ऑफ ब्लास्ट जो हैं वो ड्रॉ की उन्हीं सबको कंसिडर करते हुए, और फिर एक ब्लैंक जो OHP शीट रहती थी, OHP शीट्स उस ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करती थी पढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंट होती है, उस पर फिगर आउट करके फिर से सुपर इम्पोज करके, और हमने उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ में टैगिंग किया और पॉइंट ऑफ ब्लास्ट को लोकेट किया। जब उसको लोकेट किया गया तो हमें एक बड़ी आश्चर्यजनक सपोर्टिंग पॉइंट हेल्प मिले कि सब लोग पहले फ़ोटो में, जो फ़ोटो के अंदर 3-4 घंटे का अंतर था, उसमें काफ़ी लोगों की पोजीशंस चेंज हो गई, क्योंकि लोग इतनी देर वेट करते हैं कि उठ के चला जाएगा, वॉशरूम जाएगा, वापस आके बैठेगा, तो सीट्स इधर उधर चेंज हो जाती हैं। लेकिन एक लड़की जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ ब्लास्ट पॉइंट आउट हुआ, वहाँ पे जो लड़की खड़ी थी, क्योंकि पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब ब्लास्ट सारे पॉइंट वो आकर के वहीं मिले, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के हिसाब से, जब वो डॉक्टर्स ने सब हमारी उसमें उन्होंने भी काफ़ी मदद की। रादर वो यंग लड़के मेरे से यंग थे सभी, तो उन्होंने मिलके, और जब उसको कंसंट्रेट किया गया उस पॉइंट पे, तो देखा वो लड़की दोनों फोटो में एक ही जगह पे एक ही तरीके से खड़ी थी, गर्दन नीचे किए हुए। आप इन फोटो में देख भी सकेंगे अगर स्पष्ट है, विजिबल हैं तो इस तरह से एक पॉइंट ऑफ ब्लास्ट, एक पर्सनल ब्लास्ट वो तय हुआ, और वो लड़की की शक्ल, जो हेड मिला था, हालांकि डिसफिगर्ड था, डैमेज था, लेकिन फिर भी उससे मिलता जुलता था। उसी से उसकी ट्राइबल की, विलेज की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की गई, क्योंकि बात तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है। और उसी तरह जो सामने स्टेज पे जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उन पे भी ब्लास्ट इफेक्ट मैच करते थे उसकी डिस्टेंस से जहाँ पे वो लड़की बैठी थी। तो इस तरह से सब सराउंडिंग चीज़ से मैच करके उस ह्यूमन बॉम्ब को आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसका डीएनए किया गया। डीएनए उसका इंग्लैंड में किया गया था। उस ज़माने में हिंदुस्तान में व्यवस्था थी, लेकिन हमने भी शुरू कर दिया था, लेकिन सब ने यही सेफ समझा था कि वो तो ब्रिटेन में ही होना चाहिए। और वहाँ के काफ़ी एक्सपर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के और डॉक्टर्स भी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से उनका ज़्यादा संपर्क था। जैसे वहाँ पे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एग्जामिनेशन लेने के लिए आते थे एमडी में, वो भी ब्रिटेन से ही आया करते थे। वहाँ जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर के अंडर में वो यूनिवर्सिटी से भी अटैच था डिपार्टमेंट, और उनकी एमडी की डिग्री भी होती थी। और एमडी की जो डिग्री है उसके एग्जामिनर्स प्राय ब्रिटिश लोग आया करते थे, और उनके साइंटिस्ट भी काफ़ी लोग ब्रिटिश ट्रेंड ही थे। इसलिए उनके साथ बात करने में या मामला समझाने में एक दूसरे को हमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ज्ञानी भी थे, और ओवरऑल अच्छे स्वभाव के डॉक्टर्स थे। उनके साथ एक दो के साथ मेरे बाद में भी संपर्क रहे। वो दिल्ली या कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में जब आते थे तो हमसे मिलते रहे। फिर हमारा संपर्क उनसे समाप्त हो गया। इस तरह से उसका डीएनए करवा के, और फिर उसी गांव के लोगों के और सस्पेक्ट्स के पेरेंट्स के, उनके जो
थे, उनकी फैमिली के लोग थे, उनके साथ मैचिंग की गई और उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उस तरह से उसका वहाँ पे समाधान हुआ। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे सब करके और वापस आ गए। हमारे डॉक्टरों का, पुलिस ऑफिसर्स का, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया, हमें काफ़ी अच्छी प्रिविलेजेस दी, रहने की, ठहरने की। बहुत सुचारू रूप में हमारी व्यवस्था की गई थी 5 स्टार होटल में। तो वो सब बहुत अच्छा रहा। वहाँ की मीडिया ने भी इसको काफ़ी कवर किया और इस तरह से हम अपना काम करके सभी तीनों वापस भारत में, हिंदुस्तान में लौट आए और अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए। ये था मेरा अनुभव श्रीलंका में। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। थैंक यू वेरी मच।